हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है किरण चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं दृश्य आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हमारा चला है भारत एवं विश्व का भूगोल। और गाइस, यहाँ पे हम भारत का भूगोल कर रहे हैं। फिलहाल जो है चैप्टर नंबर 13 पार्ट 2 परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। गाइस, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोग चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई हेल्प हो तो, या क्वेरी है तो, या फिर पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए गाइस, मेरा जो टेलीग्राम पेज है ना, जिसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग क्या है ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम पेज। वहाँ पे आपको क्या है कुछ पीडीएफ मिल जाएंगी, कुछ मिलेंगी, सारी नहीं लेकिन हाँ काम की मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम जितना कर चुके थे, अब उससे आगे यानी कि अब पार्ट 2 चल रहा है, तो पार्ट 2 में हम उससे आगे का करेंगे। एक चीज़ और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। प्लस अगर घटना चक्र की वीडियो आपको देखनी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग। और अगर आपको बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा जो है टेलीग्राम लिंक जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी है, और कोई हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोजकता परियोजना की बात करते हैं, तो इसने का जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं या तटीय क्षेत्र होते हैं। अभी सीमावर्ती क्षेत्र क्या होते हैं, बिल्कुल जिनकी सीमाएं या तो दूसरे राज्य से मिल रही होती है, मतलब इनफैक्ट कि दूसरे देशों से मिल रही होती है वो। और तटीय क्षेत्र जिसकी सीमा क्या समुद्र से मिल रही होती है, तो उसमें क्या होता है सड़क व्यवस्था सुधारने की क्या है सागरमाला भारतमाला योजनाओं के बाद केंद्र सरकार ने क्या करा कि देश के 676, देखिए इसने भी वही काम किया है, सागरमाला ने भी, भारतमाला ने भी। इसके अलावा की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने 676 जिलों में 100 जिलों के मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए क्या करा, राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोजकता परियोजना को स्टार्ट किया। मतलब इसने कहा 676 जिले में इसने क्या कहा, 100 जिलों के मुख्यालयों को एक दूसरे से जोड़ना है, मतलब एक दूसरे से नहीं, नेशनल हाईवे से जोड़ना है। 100 जिलों के मुख्यालयों को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए क्या किया गया, ये परियोजना लाए, राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोजकता परियोजना की शुरुआत करी। अब इसने कहा है इस योजना के तहत क्या होता है, छोटे और जो मझले जिले हैं उसको निकट के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब छोटे मोटे जिलों को नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। इससे जो है प्रदेश की जो राजधानी तक लोग जो है आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 की बात कर लेते हैं। तो इसमें लगा देश में क्या है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से क्या किया गया, सड़क सुरक्षा के लिए पहले से कठोर प्रावधानों वाले जो है मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 को लाया गया है। यानी सड़कों पर जो दुर्घटना होती है उसको कम करने के लिए अधिनियम के माध्यम से क्या है आपका मोटरयान अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया। और कौन सा अधिनियम लाया गया, मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019। पहले कौन सा था, 1988 संशोधन करके 2019 आया। अब इसने कहा अपराध और दंड की बात करते हैं यहाँ पे अधिनियम में। तो अपराध और दंड, अच्छा यहाँ पे लिखा है कि अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए क्या है दंड को बढ़ाया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर आप शराब पी रहे हैं और क्या है ड्रग्स लेकर जो है ड्राइव कर रहे हैं, तो दंड कितना होगा, 2000 था पहले, यानी कि 2000 रुपये देने थे, अब जो है हो गया 10,000 हो गया। ठीक है, अब इसने कहा अगर जो है आपका जो मोटरयान है ना, फिर मैन्युफैक्चरर मोटरयानों के निर्माण और रखरखाव के मानदंडों का अनुपालन नहीं करता है, तो पहले 100 करोड़ तक का, मतलब इसने कहा जो मोटरयान मैन्युफैक्चरर्स है, मतलब ये कंपनी की बात कर रहा है। ठीक है, लोग तो दे नहीं पाएंगे 100 करोड़ तो कंपनी। तो इसने कहा कि मोटरयान निर्माण और उसके रखरखाव के लिए भी जो भी मानदंड है, स्टैंडर्ड्स है, अगर वो उसका अनुपालन नहीं कर रहा है, असफल रह रहा है, तो कितने रुपए का जुर्माना हो रहा है, मतलब दंड कितने रुपए का दिया जा रहा है, 100 करोड़ तक का। ठीक है, और इसने कहा कि कारावास भी होगा, कितना, 1 साल तक का। ये भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। इसने कहा अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है सड़कों के डिज़ाइन के मानदंड यानी कि जो स्टैंडर्ड है उसका अनुपालन नहीं करता है, तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और देखिए ऐसा सब लिखा ही है, होता कुछ नहीं है शायद। अब इसने कहा केंद्र सरकार जो है अधिनियम में उल्लिखित जुर्माने को हर साल जो है 10% बढ़ा सकती है। चलो, अब इसने लिखा है कि भारत वर्ष 2015 में ब्राज़ीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। यानी कि ब्राज़ीलिया सड़क सुरक्षा पर घोषणा, जो ब्राज़ीलिया सड़क सुरक्षा योजना है उस पर जो है भारत जो है 2015 में हस्ताक्षर कर चुका है, जिसके अंतर्गत 2020 तक जो है जो सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अब आगे बढ़े, 2015 की कहानी 2020 तक आधा करने का लक्ष्य रखा गया था। अब इसने कहा कि इस रेल परिवहन की बात करते हैं। ठीक है, सड़क परिवहन हो गया। देखिए सड़क, चलिए फिर से पीछे चलते हैं, थोड़ा सा समझेंगे क्यों जा रहे
रहे हैं पीछे। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा था परिवहन में, स्थल परिवहन में सड़क और रेल था, तो सड़क हम कर चुके हैं, अब रेल की यहाँ पे बात करेंगे। लिखा है कि भारत में रेल परिवहन, मतलब रेल परिवहन में अब हम बात करेंगे तो इसमें लिखा है भारत में रेल परिवहन जो है माल ढुलाई और यात्रियों के स्थानांतरण का एक प्रमुख साधन है। मतलब माल को इधर उधर ले जाना, यात्रियों को ले जाने के लिए ये एक क्या है, एक साधन है। ऐसे कहा ये देश के विभिन्न भागों के लोगों को एक दूसरे से मिलाने, राष्ट्रीय एकता को कायम रखने में भूमिका निभाती है। ठीक है, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश बन गया, मतलब 4th नंबर पे हमारे पास सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, और देश का लगभग जो है 3/4 यानी कि 3/4 यात्री जो है परिवहन और लगभग 60% माल परिवहन जो है रेलवे के माध्यम से होता है। ठीक है, अब इसने कहा भारत में वर्ष 1953 में रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी और मुंबई से ठाणे के बीच जो है पहली रेल चलाई गई थी। 1853 की बात कर रहे हैं, सबसे पहली रेल मुंबई टू ठाणे चलाई गई थी, दोनों कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब इसने कहा 1854 में कोलकाता से हुबली चलाई गई थी, उसके बाद 1856 में जो है मद्रास से अर्काट तक चलाई गई थी। ठीक है, फिर भारतीय रेलवे का अनुसंधान विकास संगठन की अगर बात करें तो अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन कहाँ, लखनऊ में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे की तकनीकी सहायता प्रदान करता है ये, भारतीय रेलवे को, इंडियन रेलवे को ये तकनीकी या टेक्निकल रिलेटेड जो भी हेल्प है वो प्रदान करता है। इसने कहा गुजरात ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे क्या पीपीपी मॉडल पर जो है आपका रेलवे ट्रैक बना है। पीपीपी मॉडल यानी कि इसमें सरकार भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों मिला के रेलवे ट्रैक बना रही है। अब इसने कहा रेलवे को प्रदूषण मुक्त और क्या है अधिकाधिक पर्यावरण हितैषी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि ना प्रदूषण है और क्या हो पर्यावरण हितैषी भी रहे। अब इसका रेवाड़ी से रोहतक की अगर हम बात करें तो रेलखंड जो है प्रथम रेलखंड है जिस पर क्या होता है सीएनजी रेल सेवा शुरू की गई है। तो देखिए जो मतलब रेल जो ट्रेन होती है, ट्रेन में जो डीजल डलता है, अब तो इलेक्ट्रिक से भी चलती है, तो मतलब बिजली से भी चलती है। अब इसने कहा कि जो सीएनजी रेल सेवा है वो कहाँ से, रेवाड़ी टू रोहतक जो है स्टार्ट कर दी गई। तो इस तरह जो इसने कहा सफदरगंज से जो है सराय रोहिल्ला तक प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बे वाली ट्रेन का संचालन किया गया है। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए जुलाई 2020 की अगर बात करें तो भारतीय रेलवे ने 2.1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी क्या शेषनाग का संचालन किया। अच्छा, कितने किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है ये, बाप रे। तो इसने नागपुर और कोरबा, ये है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मध्य चलने वाली यह देश की सबसे पहली लंबी रेलगाड़ी है। सबसे पहली नहीं, सबसे लंबी रेलगाड़ी, 2.8 किलोमीटर मतलब अप्रॉक्स 3 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है ये। अब इसने कहा कोंकण रेलवे परियोजना की बात करते हैं, तो कहे कि कोंकण कहाँ आता है, पश्चिमी घाट पे आपको कोंकण मिल जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा कोंकण रेलवे परियोजना का प्रारंभ कब होता है, 1990 में होता है। इसने कहा रोहा से मंगलूर कहाँ है आपका, कर्नाटका की। मत इसकी जो लंबाई है 760 किलोमीटर है। चेक इसने कहा जबकि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार इसकी लंबाई 441 है। ठीक है, 741 है, लेकिन वैसे इसने देखा है 760। ठीक है, इसने कहा कोंकण रेलवे मार्ग पर क्या है, रत्नागिरी के पास क्या होता है, लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी क्या है, कारबुडे नामक सुरंग का निर्माण किया गया है। मतलब यहाँ पे रत्नागिरी के पास एक, कोंकण रेलवे में ही रत्नागिरी के पास एक सुरंग है जिसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर है। ठीक है, जो कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग होने के साथ साथ क्या भारत की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ठीक है, चलिए कोंकण रेलवे कहाँ आएगा गाइस, आपको यहाँ मिल जाएगा, समझिए इस साइड कहीं मिल जाएगा, महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच में। ठीक है, अब इसने कहा कोंकण रेलवे मार्ग पर क्या है, ओके ये हो गया। अब कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और ये फिर कर्नाटका और गोवा ये तीनों पास है। ठीक है, अच्छा तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसकी लंबाई, फिर कर्नाटका में है, गोवा तो है ही जरा सा, उसमें कितनी हो सकती है। रेल गेज की बात करिए, देखिए रेल गेज क्या होता है गाइस, जो पटरी होती है ना, आपने पटरी देखी होगी, तो पटरी के बीच की जो चौड़ाई है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए एक होता है नैरो गेज, तो नैरो गेज की जो बीच की जो चौड़ाई है ना वो कितने, यहाँ पे लेकर 610 mm की होती है वो। मतलब इसने कहा ऐसे करके पटरी देखी होगी आपने, ये। ठीक है, तो मतलब ये समझ लीजिए, फिर से बनाते हैं हम लोग, तो ये है आपकी पटरी। ठीक है, ऐसे देखिए कि आपने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो चौड़ाई है उसकी बात कर रहा है। तो जो नैरो गेज थी वो थी आपकी 610 mm की। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी ओके, फिर नैरो गेज में ही आती है आपकी 762 mm, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। फिर है मीटर गेज की बात करते हैं, 1000 mm की आती है। तो गैस ये देखिए ना,
10 mm इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी से हिसाब लगा सकते हैं आप। तो ये 100 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। अब इसने कहा कि एक होती है स्टैंडर्ड गेज जो कि है 1435 mm की, यानी कि फिट्स में भी लिखा है, देखिए 4 फीट 4.8 फीट की, ठीक है। अब यहाँ पे है ब्रॉड गेज की बात करते हैं। ब्रॉड गेज इसने लिखा है 1676 mm, और फिर यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड रेल रॉड टाई, तो यहाँ पे लिखा है आपका 2591 mm, ठीक है। तो ये वाली है आपकी, देखिए ब्रॉड गेज लिखा है, यहाँ पे नैरो गेज है ये सारी, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसमें रेल गेज किसी रेल लाइन की दोनों समानांतर पटरियों के बीच के भीतर की दूरी, मतलब वही है इसकी चौड़ाई, बीच की दूरी है ना, चौड़ाई। तो इसे रेल गेज को सामान्यतः 3 वर्गों में बांट दिया गया। एक हो गया नैरो गेज, एक हो गया मानक यानी कि स्टैंडर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, ब्रॉड हो गया, मतलब नैरो, स्टैंडर्ड एंड ब्रॉड हो गया, राइट। ये हमने पढ़ा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा है डेडिकेटेड, क्या है, फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हैं। देखिए ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना है, परियोजना है, ठीक है, उसको क्या है, भारतीय रेलवे के माल ढुलाई परिचालन में आमूल चूल बदलाव के उद्देश्य से लाया गया। किस चीज़ के लिए हम इसको लाए हैं, माल ढुलाई परिचालन के लिए। अब तो इस परियोजना के तहत क्या है, रेल द्वारा माल ढुलाई की सुविधा के लिए अलग से पटरियां बिछाकर माल के त्वरित पहुंचने के साथ साथ यात्रा के समय में आने वाली जो रुकावट है उसका समाधान। मतलब इसने कहा कि एक पटरी थी, उसी से जो ट्रेन जा रही है, यात्रा भी आप उसी से करें, उसी पटरी पे माल ढुलाई वाली भी जो कार्गो ट्रेन क्या बोलते हैं उसको, मालगाड़ी होती है, वो भी उसी से जा रही है। अब इसने कहा कि भैया पटरी अलग कर दो, ये यात्रा के लिए हो जाए, ये वाली जो माल ढुलाई के लिए हो जाए। तो इसके तहत क्या, देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, कि मतलब कि लोगों को भी परेशानी ना हो यात्रा करने वाली, और जो माल ढुलाई वाली है यानी कि कार्गो ट्रेन से वो अलग से किसी पटरी पे चले, वो भी तेज़ी से पहुंच जाएं अपने स्थान पे। अब इस परियोजना के तहत क्या, वर्तमान में 2 गलियारों यानी कि पूर्व पश्चिम का निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है। अब इसने कहा 2021 तक पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। और इसके अलावा क्या, भविष्य में ये 4 अन्य गलियारों को बनाया जाएगा। जैसे कौन कौन से, एक है पूर्वी गलियारा, तो इसमें है लुधियाना से लेकर आपका दनकुनी का वेस्ट बंगाल यहाँ तक का, और कितने किलोमीटर लंबी है, 1856 किलोमीटर। दूसरा है यहाँ पश्चिमी गलियारा की बात करें तो मुंबई टू उत्तर प्रदेश में यानी कि दादरी, मुंबई यानी कि लिखा है JNPT मुंबई से लेकर दादरी तक, और ये कितने किलोमीटर है, 1504 किलोमीटर। अब पूर्व पश्चिम गलियारा की बात करते हैं तो इसमें कोलकाता से मुंबई पहुँचेंगे आप, 2000 के आसपास किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण दिल्ली तो चेन्नई पहुँचेंगे, 2.3 किलोमीटर, मतलब 2343 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी तटीय गलियारा यहाँ पे खड़गपुर टू विजयवाड़ा तक का है, 1114 किलोमीटर। दक्षिणी गलियारे की बात है, चेन्नई टू गोवा की बात कर रहा है, 899 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। अब इसमें रेलवे जोन और डिवीज़न की बात करते हैं। देखिएगा इस, अब इसमें कहानी क्या है कितने, भारत में कितने रेलवे जोन है भैया, तो गाइस भारत में तो है 18 रेलवे जोन। चलिए देखते हैं। एक हो गया मध्य रेलवे, ठीक है, मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई है, ठीक है। डिवीज़न तो याद रखना बहुत मुश्किल है गाइस, तो रेलवे जोन और मुख्यालय देख लीजिए, डिवीज़न आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। एक होता है पूर्वी रेलवे, उसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। पूर्वी मध्य रेलवे है आपका हाजीपुर में। फिर है पूर्वी तटीय रेलवे की बात, मतलब इसने ऐसे बोल दिया कि इसने आपने ऐसे बनाया ऐसे, तो मध्य रेलवे इसका जो वो है क्या बोलते हैं, मुख्यालय मुंबई लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसने कहा पूर्वी रेलवे पे यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा मुख्यालय कोलकाता, ठीक है। अब पूर्वी मध्य यहाँ बना दीजिएगा, पूर्व में मध्य में बना दीजिएगा हाजीपुर लिख दीजिएगा। अब इसने कहा पूर्वी तटीय यहाँ ऐसे करके बना दीजिएगा, और यहाँ लिख दीजिएगा भुवनेश्वर, कहाँ, उड़ीसा में, ठीक है। फिर उसके बाद है उत्तरी रेलवे बनाइएगा, तो उत्तरी रेलवे की जो वो है हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय लिख दीजिएगा बड़ौदा हाउस नई दिल्ली लिख दीजिएगा। और उत्तरी मध्य यहाँ पे है, जैसे यहाँ बना दिया था आपने, वैसे उत्तरी मध्य का आप लिख दीजिएगा प्रयागराज। अब है उत्तर पूर्वी, ये वाला हो गया, ठीक है, उत्तर पूर्व के बीच में तो गोरखपुर हो गया। उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे जो है आपका मालीगांव गुवाहाटी लिख दीजिएगा। फिर है उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करी तो ये हो गया इसका जो हेडक्वार्टर है जयपुर लिख दीजिएगा। फिर इसने कहा दक्षिण रेलवे की बात करी तो दक्षिण रेलवे आप लिख दीजिएगा चेन्नई लिख दीजिएगा। फिर दक्षिण मध्य रेलवे की बात करी तो यहाँ सिकंदराबाद लिख दीजिएगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे की बात करी तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका गार्डन रीच कोलकाता लिख दीजिएगा। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे की बात करी तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बिलासपुर। फिर उसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करी इसने तो यहाँ लिख दीजिएगा आप हुबली।
फिर इसने पश्चिमी रेलवे की बात करी तो यहाँ मुंबई लिख देगा, मध्य रेलवे भी मुंबई था, आपको पता होना चाहिए। फिर है पश्चिमी मध्य रेलवे की बात करी तो यहाँ जबलपुर लिख दीजिएगा आप यहाँ पे। फिर कोलकाता मेट्रो रेलवे की है तो यहाँ पे पार्क स्ट्रीट कोलकाता लिख दीजिएगा। और फिर दक्षिण तटीय रेलवे की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनाइएगा, तट है दक्षिण तटीय, सॉरी, तो दक्षिण तटीय की बात करी तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नया जोन जो है अधिसूचना के लिए अन्य प्रारंभिक कार्य ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी का भारत में पर्वतीय रेल प्रणाली की अगर बात करें तो पहाड़ों पे कहाँ कहाँ रेल आपको, दार्जिलिंग हिमालय कहाँ पे है, मतलब जो रेल प्रणाली का नाम लिख रखा है यहाँ पे इसमें, तो दार्जिलिंग हिमालय कब बनती है 1881 में। फिर है आपका कालका शिमला जो जा रही है वो है आपके 1903 में। फिर है नैराल माथेरन जो है आपका 1907 है। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे जो 1908 की है। और फिर कांगड़ा घाटी 1929। तो देखिए पर्वतीय वाली जरूर याद रखिएगा और उसमें दार्जिलिंग याद रखिएगा, कालका शिमला ये दोनों तो बिल्कुल याद रखिएगा, नीलगिरी वाली भी याद रखिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद है भारत की पर्यटन रेल प्रणाली की बात करते हैं। तो पर्यटन रेल में यहाँ पे लिखा है पैलेस ऑन क्या है, व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स याद रखिएगा। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स याद रखिएगा। द गोल्डन चैरियट याद रखिएगा। डेक्कन ओडिसी, ये है महाराजा एक्सप्रेस हो गया, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें भारत की जो थीम आधारित रेल प्रणाली जैसे रामायण एक्सप्रेस, ठीक है, भगवान राम इस लोक का भ्रमण कराएगी। राम सेतु एक्सप्रेस तमिलनाडु के मंदिरों का वास्तुकला और समृद्धि जो है उसके ज्ञान के लिए ये रेल चलाई गई। इसने का समानता एक्सप्रेस की बात करें तो बी आर अम्बेडकर की स्मृति में ये चलाई गई। ठीक है, अब इसका दार्जिलिंग है, कालका शिमला है, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। तो पर्वतीय रेलवे में मैंने यही 3 बताई थी जो इंपॉर्टेंट है। मेट्रो रेल की बात करते चलो, भारत में जो सबसे पहली मेट्रो है उसका वो जो है आपका 1972 में कोलकाता में चलाई गई थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, अब इसने कहा 1984 में मतलब ये स्टार्ट की गई थी, तब प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। अब 1984 को जो है आंशिक रूप से जो है वाणिज्यिक तौर पर प्रथम मेट्रो का परिचालन प्रारंभ हो गया था 1984 में। ठीक है, अब इसने कहा 2016 में क्या होता है, कोच्चि केरल में जो है देश की पहली वाटर मेट्रो लॉन्च की गई। 2016 कोच्चि केरल में पहली वाटर मेट्रो लॉन्च की गई, वाटर मेट्रो। ठीक है, अब देखो वाटर मेट्रो परियोजना का विकास जो है जर्मन विकास बैंक की सहायता से शुरू हुआ है। ठीक है, मुख्य भूमि के साथ केरल के विभिन्न द्वीपों को आपस में जोड़ती है। केरल के पास छोटे छोटे द्वीप हैं, उन सबको भी आपस में जोड़ती है। जर्मन विकास बैंक की हेल्प से हो रहा है वाटर मेट्रो परियोजना। ठीक है, केरल से जुड़ी हुई है। अब 2020 में क्या होता है, कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया। हुगली नदी के सुरंग बनाकर उसके परिचालन की व्यवस्था। हुगली नदी कहाँ है, कोलकाता में, आपको पता है गंगा 2 भागों में बढ़ जाती है कोलकाता में जाके, मतलब वहाँ जाके, कहाँ जाके, वेस्ट बंगाल में। तो एक हुगली है, भागीरथी कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। अब मैं बुलेट ट्रेन की बात करते हो, भारत में पहली बुलेट ट्रेन की अगर बात करें तो मुंबई अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। ठीक है, अब मुंबई टू अहमदाबाद कहाँ गए, गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, आप जानते हैं। तो कुल जो है 508 किलोमीटर लंबी कॉरिडोर 2023 तक कार्यशील हो जाएगी। अब इसने कहा कि बुलेट ट्रेन जो है मैगलेव तकनीकी पर जो है कार्य करती है। जापान भारत के बीच जो है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को लेकर समझौता हुआ है, मतलब भारत में बनाने का काम कर रहा है जापान और भारत मिलकर बना रहे हैं। ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा नागर हवेली, दमन दीव से होकर गुजरेगी। अब इसमें टोटल कितने 12 स्टेशन हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वाड़ी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, फिर यहाँ आनंद गुजरात में, अहमदाबाद और साबरमती सब गुजरात में। अच्छा, मुंबई स्टेशन अंडरग्राउंड स्टेशन होगा, जबकि अन्य सभी स्टेशन क्या होते हैं, ऊपर होंगे। मुंबई वाला नीचे होगा, मतलब धरती के नीचे, मतलब सतह के नीचे। अच्छा, बुलेट ट्रेन की अधिकतम जो है आपकी रफ्तार की अगर स्पीड की बात है 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सामान्य परिचालन गति की बात करें 320 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसने कहा पूरे क्या है, रेल मार्ग के अंतर्गत जो है 7 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है। अब इसने कहा मुंबई से अहमदाबाद कॉरिडोर के पश्चात क्या होता है, दिल्ली और वाराणसी का उत्तर प्रदेश में के मध्य जो है दूसरी बुलेट ट्रेन चलाने का काम शुरू हो रहा है। अब इसका मोनो रेल की बात कर रहा है,
तो इसने कहा कि मोनोरेल क्या है, एक ऐसी तकनीक से निर्मित है जो क्या है केवल एक ही पटरी पर चलती है। ठीक है, मतलब इसने कहा कि अभी फ़िलहाल ऐसी होती है, 2 पहिए लगे होते हैं इधर उधर और ट्रेन चल रही होती है। ठीक है, अब इसने कहा बस एक पटरी होगी और इस पर क्या होगा, सिर्फ मोनोरेल चल रही होगी। घनी आबादी वाले शहरों जहाँ पर निर्माण हेतु क्या है भूमि की उपलब्धता कम होगी, वहाँ पर मोनोरेल चलाई जाएगी। 2008 में मुंबई में सबसे पहले कहा चेंबूर से वडाला के मध्य मोनोरेल का परिचालन प्रारंभ किया गया। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है पाइपलाइन परिवहन की बात करी गई। देखिए पाइपलाइन के थ्रू किसी तेल वेल जाता है, ठीक, गैस जाती है, तेल जाता है। तो इसमें कहा तेल पदार्थ और गैसों की लंबी दूरी तक अगर आपको भेजना है तो आप पाइपलाइन का यूज़ करते हो। ठीक है, अब इसमें भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत की बात करें तो 1956 में कहा डिगबोई असम से कहाँ पे हुई, तिनसुकिया तक हुई थी। ठीक है, जिसकी सहायता से क्या असम के जो तेल कुआं है ना, वहाँ से जो कच्चा तेल शोधन के लिए जो है बरौनी रिफाइनरी तक लाया गया। ठीक है, अब इसने कहा कि भारत में अगर पाइपलाइन के माध्यम से क्या ठोस खनिज का भी परिवहन किया जाता है। ठीक है, यानी द्रव्य चूर्ण का परिवहन किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू। अब इसके पाइपलाइन नेटवर्क के निर्माण के फलस्वरूप क्या होता है, पेट्रो रसायन उद्योग का भी केंद्रीकरण हुआ। मतलब पहले ये होता था यार जहाँ पे आपको तेल मिल रहा है ना, वहीं पे आपको वहीं उसके आसपास ही आपको ये उद्योग लगाना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या है कि अगर सपोज यहाँ पे तेल का कुआं है और यहाँ पे आपको ये उद्योग लगाना है तो पाइपलाइन के थ्रू यहाँ तक तेल आ जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए क्या लाभदायक है। ठीक है, अब आपको ये नहीं देखना कि तेल कहाँ से निकल रहा है, मुझे वहीं पर उद्योग लगाना, नहीं, आप कहीं पर भी लगा सकते क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू तेल वहाँ से आपके उद्योग तक आ जाएगा। पेट्रो रसायन उद्योग है अगर आपका तो वहाँ तक आपको मिल जाएगा कच्चा माल। अब इसने कहा कुंद्रमुख कर्नाटका से मंगलुरु बंदरगाह तक पाइपलाइन द्वारा लौह अयस्क को पहुँचाया जाता है। मतलब ठोस पदार्थ भी आप पाइपलाइन के थ्रू पहुँचा रहे हो। ठीक है, इसने कहा मातौन खानों से क्या है रॉक फॉस्फेट बेदेवारी प्रगलन संयंत्र में लाया जाता है। ठीक है, ये जो आपका ये संयंत्र है वो कहाँ है, उदयपुर राजस्थान में है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हजीरा विजयपुर, अच्छा इंपॉर्टेंट आ रहा है, देखो ये HVJ। ठीक है, यानी कि H से हजीरा, V से विजयपुर, N जगदीशपुर। ठीक है, तो ये पाइपलाइन का नाम है HVJ पाइपलाइन। पश्चिमी तट पर क्या होता है स्थित हजीरा से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में स्थित कहाँ जगदीशपुर में जुड़ी गई है। मतलब इसने कहा कि ऐसे करके ना भारत बना है। ठीक है, तो हम हजीरा से पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश तक, ये पाइपलाइन जोड़ी गई है। ठीक है, अब इसमें का लगभग 1730 किलोमीटर लंबी जो ये गैस पाइपलाइन है सवाई माधोपुर, औरैया, ओखला, शाजापुर ये आदि के क्या है उर्वरक खादानों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब इसने कहा एक नई पाइपलाइन सलाया गुजरात से विरामगाम होकर मथुरा तक बिछाई गई। इसकी लंबाई 1870 किलोमीटर है। तो पाइपलाइन जो है कच्चे तेल का परिवहन कोयली, मथुरा, पानीपत की रिफाइनरी तक करती है। अब इसमें प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा तो पाइपलाइन परियोजना है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत एक नई पाइपलाइन परियोजना यानी कि जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पर कार्य चल रहा है और इसकी लंबाई कितनी है 2650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से होकर जाएगी। अच्छा, इससे क्या होता है पाइप्ड कुकिंग गैस PNG का परिवहन किया जाएगा। भारत की प्रमुख पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो सबसे यहाँ पे देखिए एक है पेट्रोलियम परिवहन के लिए, कौन सी है, नहर कटिया, नूनमती, बरौनी पाइपलाइन। ठीक है, यानी कि इन जगह से होती जाएगी। ये वाली अभी आपने पढ़ी हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए है। उसके हल्दिया बरौनी की बात करें तो आप पेट्रोलियम परिवहन कर सकते हैं इससे। फिर इसमें लिखा है जामनगर लोनी की बात करें तो रसोई गैस परिवहन में। फिर है कांडला भटिंडा की बात करें डीजल परिवहन में। फिर है सलाया कोयली और मथुरा पाइपलाइन की बात करें तो पेट्रोलियम परिवहन के लिए है। मुंबई पुणे की बात करें तो पेट्रोलियम परिवहन के लिए है। तापी की बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट है, तापी अंतर्राष्ट्रीय क्या है प्रस्तावित पाइपलाइन है। तो देखिए इससे होता है गैस परिवहन। तो नेक्स्ट गाइस यहाँ पे लिखा है जल परिवहन यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करी गई है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है भारत में जो जल परिवहन का सबसे क्या है प्राचीन साधन है। मतलब आप कह लें बहुत पुराने समय से भारत में क्या जल परिवहन चल रहा था। ठीक है, तो इसने कहा कि ये परिवहन का सबसे सस्ता भारी सामानों के परिवहन हेतु क्या है और यूज़ किया जाता है। और इसने कहा पर्यावरण के लिए अनुकूल है, मतलब पर्यावरण पे इसका जो है दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसमें जल परिवहन क्या है इसको दो भागों में बांट दिया गया। जैसे एक हो गया आपका अंतरस्थलीय यानी कि जो आप बात करें ना भारत के अंदर चल रहा है। एक महासागरीय हो गया यानी कि आप एक देश से दूसरे देश तक कर रहे हैं, भारत से किसी और देश में आयात या निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो वाला। तो हम सबसे पहले बात करें तो अंतरस्थलीय जल परिवहन की बात करते हैं। तो इसमें आप देखिए किस चीज़ के थ्रू आप मतलब परिवहन कर रहे हैं, तो नदियों,
नहरों, फिर है संकरी जो खाड़ियाँ होती है उसके थ्रू कर रहे हैं। तो भारत में अगर हम बात करें, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती नदी हैं, तो इस पे आप कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, आंतरिक जलमार्ग है, ठीक है। अब इसने कहा कि जो अंतःस्थलीय जो जल परिवहन है भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे सस्ता परिवहन, सबसे कम प्रदूषणकारी है, दलदलों, क्रीक, फिर पश्च जल तक पहुँच आदि के दृष्टिकोण से महत्व रखता है, ठीक है। या मतलब यहाँ पे जहाँ सड़कें, रेल मार्ग नहीं बनाए जा सकते वहाँ पे हम इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इसने देखिए यहाँ क्या लिखा है, इसने कहा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है ना उसकी बात करी गई है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, जैसे नेशनल हाईवे होता है वैसे NW होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कब बना है, 1986 में बना है। अब ये देखिए गंगा नदी पर बना है, गंगा, भागीरथी और क्या है, हुगली नदी के बीच बना हुआ है, ठीक है। प्रयागराज से हल्दिया अगर आपको पहुँचना है तो आप इसे पहुँच सकते हैं। हल्दिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, तो यानी ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल तक जा रहा है। और इसकी लंबाई देखिए 1620, सबसे बड़ा जलमार्ग यही है, राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा है इसने, सेकंड वाला जो है वो आपका देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पे है, सदिया असम में ही है, धुबरी असम में ही है, तो ये असम में ही है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है 891 है, ये सेकंड जो सबसे लंबा है वो वाला है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले की अगर बात करें तो क्या है, पश्चिमी तट नहर, फिर है उद्योग मंडल नहर, और यहाँ पे लिखा है चंपाकार नहर। तो ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा, कोल्लम से आप कोट्टापुरम तक पहुँचेंगे इसमें, केरल में, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 375 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाला जो है 2008 में है, काकीनाडा पुडुचेरी नहर, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी पे है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई लिखी है 2916 किलोमीटर। तो गाइस ये मैं यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, क्या ये सबसे बड़ा हो गया, तो मेरे ख्याल से तो गंगा नदी वाला सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे मैं अपडेट नहीं कर रखा है मैंने अपने आप को, तो एक बार आप ये चेक कर लीजिएगा। अब ये फिफ्थ वाला देखिए यहाँ पे लिखा है पूर्वी तटीय नहर, मताई नदी, ब्रह्माणी, खरसुआ, धमरा नदी, ये उड़ीसा वेस्ट बंगाल में, ये समझिए। और देखिए पूर्वी तटीय नहर, मताई नदी और ब्रह्माणी, खरसुआ, धमरा नदी तंत्र और क्या है, महानदी डेल्टा, यहाँ पे मिलेगा। इसकी जो लंबाई 588 किलोमीटर तक है। अच्छा, तो अब जो है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 की बात करेंगे। तो गाइस अभी फ़िलहाल इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, जो आगे का है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना बहुत है। चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो